श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, किसी ने खूब कहा है कि इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर का यही हाल है और दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले इस बीच इसी दर्द से गुजर रहे हैं, इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। घरों के भीतर और बाहर सांसों का सबसे गंभीर संकट मंडरा रहा है। फिलहाल साफ हवा की सूरत नजर नहीं आ रही। दरअसल दिसंबर की शुरुआत में ऐसा लगा था कि हवा के साथ प्रदूषण की विदाई हो जाएगी, लेकिन दिसंबर के जाते जाते प्रदूषण फिर से लौट आया है। दिल्ली की बात करें तो ये शहर इस वक्त सबसे बुरी हवा में सांस ले रहा है। सांसों का ये संकट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ठंड के सबसे भीषण दिन अभी आने वाले हैं और इन ठंडे दिनों में लोगों के सामने सबसे बुरी हवा में सांस लेने की मजबूरी होगी। फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते तमाम पाबंदियां लागू है। बच्चे इस जहरीली हवा से बचे रहे, उसके लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, लेकिन बड़े और बुजुर्गों के सामने कतरा कतरा सांसों का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि ठंड और प्रदूषण के इस जानलेवा मंजर के बीच खुद का और अपनों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। आज इन्हीं सारे सवालों पर देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। तो प्रदूषण तो है, लेकिन इससे बचे कैसे, क्योंकि परेशानियां लोगों को हो रही हैं, लगातार हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में डॉक्टर नवनीत जुड़ चुके हैं और डॉक्टर नवनीत चेयरमैन और MD हैं EMSOS मेडिकल सर्विसेज के। डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर DK गुप्ता चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल हैं और सीनियर पेडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार HOD हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुरफान बेग भी हमारे साथ हैं और ये फाउंडर हैं सफर एंड साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, ऐसे में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, संकट जो है, वो बच्चों पर हो रही है। स्कूल हाइब्रिड मोड में ज़रूर कर दिए गए हैं, लेकिन स्कूल चल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं और आप उनको खेलने से भी कब तक और कहां तक रोकेंगे? क्या करें उनके लिए? बिल्कुल श्वेता, ठीक कह रहा हूं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं जो बच्चों से रिलेटेड है। जो एयर पॉल्यूशन है उसके अंदर एक PM 2.5 जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, पर इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि जो पार्टिकल्स, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, अगर हम उनको इनहेल करते हैं, खासकर छोटे बच्चों में जिनके लंग अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, ब्रेन अभी डेवलप नहीं है, इंटेलिजेंस लेवल पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लंग्स में इनको इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं, वहाँ फ्लूइड इकट्ठा करते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन उसको कम कर देते हैं, वहाँ फाइब्रोसिस होती है। ऐसे बच्चे लॉन्गर ड्यूरेशन में, मतलब लॉन्ग टर्म में इन बच्चों को COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एटिलेक्टेसिस, इवन कैंसर ऑफ लंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और बच्चे भले ही वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन है वो स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स के बराबर इनको डैमेज कर रहा है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी फीटस है, मतलब जो गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा पल रहा है, इवन वो भी इससे अनअफेक्टेड नहीं है, उसकी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, मतलब प्रीमेच्योर लेबर पेन से स्टार्ट हो सकती है प्रेग्नेंट लेडीज में, और उसकी वजह से बच्चा जो प्रीमेच्योर डिलीवर होगा उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। और बड़े बच्चों की बात करें 2 साल से कम है, 3 साल से कम, तो जो PM 2.5 है वो लंग्स में ना रह के लंग्स से बाहर निकल के वो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर बच्चों में एंजाइटी है, बच्चों को डिप्रेशन है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, टेंट्रम थ्रो करना, बच्चों के अंदर डिमेंशिया होना, उनकी इंटेलिजेंस कम होना, उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कम करता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हम यूथ को खराब कर रहे हैं, मतलब जो हमारा यूथ आज से 20 साल बाद आने वाला है उसको कहीं ना कहीं डैमेज। तो ना सिर्फ अभी जो बच्चे हैं वो, बल्कि जो अभी जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया है उनको भी ये पोल्यूशन किस हद तक परेशान कर रहा है या फिर उन पर असर डाल रहा है, ये डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे। डॉक्टर गुप्ता, आपसे यहां पर समझते हुए, देखिए बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बच्चों को समझाना, उनको बता पाना बड़ा मुश्किल है, और घर पे कब तक बंद करके उन्हें रखा जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार इम्यून सिस्टम भी उनका वीक होता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली NCR में जैसे ही ठंड शुरू होती है, पराली का जलना, और पराली, मुझे लगता है कि पराली जस्ट एक वर्ड सा रह गया है, क्योंकि अभी एक हाल में रिसेंटली डेटा आया था, उसमें बताया गया कि पराली का रोल पोल्यूशन में मात्र 5% का है, उससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पोल्यूशन लेवल जिस किसी भी वजह से और दूसरी वजहों से ज़्यादा है, परेशानी हमें हो रही है, हमारे बच्चों को हो रही है। अब उनके इम्यून सिस्टम को ऐसी स्थिति में हम कैसे मजबूत बनाएं?
श्वेता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी है वैसे ही बहुत कम हो गई, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे सोशल और जो कल्चरल जो इस समय चेंजेज आए हैं, हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे जंक फूड खा रहे हैं, या जो बच्चों की ओबेसिटी बढ़ रही है, या रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, और साथ में पॉल्यूशन कहीं ना कहीं दोहरी मार की तरह इनकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। तो डेफिनेटली एक तो बच्चों को हमें चाहिए इस समय इंडोर रखें, बच्चे बाहर ना जाएं, मॉर्निंग इवनिंग में एटलीस्ट कोशिश करें इंडोर एक्टिविटीज करें, फ्लूइड खूब सारा दें, तरल पदार्थों का खूब सारा सेवन करें, अच्छी नींद लें, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट खासकर बच्चों में 8 से 9 घंटे की नींद को रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट, और छोटे बच्चों में तो उससे भी ज़्यादा होती है। अगर बच्चा एज कम 1 साल से कम है तो 10 से 12 घंटे, अगर बच्चा न्यूनेट तो इवन 18 घंटे तक सोते हैं। इसके अलावा बच्चों को घर में बनी चीज़ें दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो दें, और बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक इम्यूनिटी होती है नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक होती है हम जो एक्टिव इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम अगर बच्चों को जितने भी वैक्सीनेशन है, चाहे फ्लू का वैक्सीनेशन है, निमोनिया का वैक्सीनेशन है, ऐसे बहुत सारे जो वैक्सीनेशन हैं जिनको वैक्सीनेशन को दे के बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी वैक्सीन मिस नहीं करना है। अगर हम वैक्सीन मिस करते हैं तो बच्चों को प्रोन बना देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तक नहीं पहुंच रही है ठीक से। हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि अभी जो लोग हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो हम बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर लगवा सकते हैं। तो ये गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है और इसे सुनना और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब आते हुए डॉक्टर साहब यहाँ पर मनोज जी के पास आते हुए, डॉक्टर मनोज यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर गुप्ता जैसे बता रहे थे, बच्चों के लिए तो आपने कह दिया कि आप उनको सुबह शाम कोशिश करिए कि आप घर पे ही रहें और प्रिवेंट करें, फ्लूइड उनको ज़्यादा दें, लेकिन ये बताइए कि खास करके वो लोग जो ऑलरेडी जिनको कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनको पहले से ही परेशानी इस तरह की है, और अब तो हम बुज़ुर्गों की भी बात नहीं कर सकते, अब तो बहुत कम एज में ही इस तरह की समस्या लोगों को सामने आने लगी हैं। तो डॉक्टर मनोज ये बताइए कि ऐसे में प्रिवेंटिव मेजर्स अब क्या कुछ होने चाहिए, वो लोग क्या कुछ करें, खाने पीने में क्या कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जो हम ला करके प्रिवेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही पूछा आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए अगर आप पहले से डायग्नोस थे कि आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, बाईपास हुआ है, स्टेंट पड़ा हुआ, तो आपको आम लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी कंडीशन होता है वो इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से वर्सन होता है। जैसे ब्लड में अगर क्लॉट बनने की जो संभावना होती है या जिसको वो भी प्रदूषण की वजह से बढ़ जाता है। इसी तरह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा करता है पॉल्यूशन, और धमनियों में चर्बी जमना, साथ साथ पहले से उसका बढ़ना ही कॉमन होता है। तो एक तो सबसे गुफरान के बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर मनोज। डॉक्टर डी के गुप्ता, बिल्कुल सहमत हूँ सारे लोगों की बातों से। पॉलिटिकल विल की जरूरत है हमें, हमारे एसओपीज बनी है, हमारे प्रोसीजर्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उनको ट्रैक करने की जरूरत है, और सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में याद करने की जरूरत है, पूरे साल करना पड़ेगा, कई साल करना पड़ेगा। और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन पर सब्सिडी देनी हो, या जो हमें शिफ्टिंग करनी है, जो बहुत सारे जो इंडस्ट्री जो भी दिल्ली से तो बाहर हुई है और एनसीआर के बहुत सारे शहरों में अभी भी है, तो उनको बाहर शिफ्ट करना हो, उनके लिए कुछ अलग प्लान करने हो, जो भी इकोनॉमिकली और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो उस पर हमें काम करना चाहिए। अगर वो कर लेंगे तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। कि ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि जब हम पहाड़ों पे जैसे हम जाते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि जितनी सांसों भर लो, इतनी हल्की, इतनी लाइट हवा होती है वहां पर, तो उसको लगता है कि अब भर ले, और यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब हम लोग बाहर जाते हैं कभी इस टाइम में, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही बाहर गया था, जब यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब था, तो उस समय जब बाहर सांस ली तो ऐसा लगा था कि नाक खुल गई हो, समझो प्रॉपर खुल गया हो, और वो क्लियर फील कर रहे थे कि जो एयर का फ्लो हो रहा है वो लंग्स तक अंदर जा रहा है। यहाँ तो ऐसा लगता है नाक जो जब सांस लेते हैं तो अंदर तक एयर जा ही नहीं रही, अंदर तक बीच में रुक जाती है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा श्वेता जी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे पास हर साल ऐसे बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो पहाड़ी एरिया से माइग्रेट करते हैं दिल्ली एनसीआर में जी, वो वहाँ बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे वो यहाँ आते हैं उनको नेबुलाइज करना पड़ता है, उनको ब्रोंकाइटिस होती है, उनको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, उनको अस्थमा के अटैक आने लगते हैं, उनको मतलब और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे बाहर रह रहे हो तो वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। आजकल हर घर में कहीं ना कहीं नेबुलाइजर इसमें मिलेगा आपको, या तो बच्चे उसको
नेबुलाइज कर रहे होंगे या बड़े कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो स्टीमर नेबुलाइजर ये तो घर की मतलब एसेंशियल्स में से हो गए हैं कि वो रहता ही रहता है। हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं उसका, क्योंकि हम खुद भी चोक्ड फील करते हैं, कभी गला बंद सा महसूस होता है, कभी नाक बंद हो जाता है, और उसके पीछे हम खुद भी देख रहे हैं कि पहले और अब में कितना अंतर आ गया है। पहले इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, अब हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने कही है, और उम्मीद है कि सरकारें भी सुने और जो इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई, जैसा हमने कहा कि अगर कोई ऐसा कड़ा नियम भी बनाने से अगर लोगों की जिंदगी, लोग अगर बेहतर सांस ले पाए, स्वच्छ सांस ले पाए, स्वच्छ हवा में जी पाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी करें। और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को और उसका निर्वहन करना होगा।